और बहुत वेरिएशन से हमने पढ़ा था। अच्छा, अब उसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस नहीं करते वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आज जो टॉपिक है वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है और वो है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। ठीक है, इवन कंपाउंड्स के ट्रेंड्स भी हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन हमने जब हीट ऑफ हाइड्रेशन हम कर रहे थे, आपको याद होगा, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत उसमें जो है जितनी आपके लिए जरूरी चीजें थी वो मैंने डिस्कस की थी, उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। इसके साथ साथ उसको भी रिव्यू कर लेंगे और फिर एक दो जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हमें करने चाहिए वो रिव्यू करते हुए हम आगे निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का ये मकसद है। मुझे बताएंगे बेटा प्रीवियस क्लास में हम क्या कर रहे थे? बच्चों प्रीवियस क्लास में हमारी स्टडी क्या हो रही थी? स्केलेटल कर रहे थे। ठीक है, रिवीजन कराया था मैंने स्केलेटल। ठीक ठीक। अच्छा बच्चों, अब जरा इसको देखिएगा। देखें, बड़ी सिंपल सी लॉजिक और एक शॉर्ट ट्रिक। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके लिए लिखा है और आपको हेल्प होगी। और इस शॉर्ट ट्रिक के बाद थर्मल स्टेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी की इनफैक्ट हमने हाइड्राइड्स में बात की थी। मैंने आपको कराया था कि भाई आयोनिक हाइड्राइड इज मोर थर्मली स्टेबल। फिर एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की भी हमने एक एमसीक्यूज भी किया था। ठीक है ना। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद ये है स्टेबल टुवर्ड्स हीट। ठीक है, स्टेबल टुवर्ड्स हीट। थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद है स्टेबल टुवर्ड्स हीट। स्टेबल टुवर्ड्स हीट यानी जो हीट देने पर देर से डेसोसिएट हो वो थर्मल स्टेबिलिटी रखेगा। ये तो सबको पता है। लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास कोई अनदेखा, जो हमने पढ़ा ही नहीं दूर दूर तक, वो कंपाउंड आकर दे दे और हमसे ये कहे ट्रेंड बताओ भाई इसका, तो इसका मसला मैं हल करने जा रहा हूं आपका। ठीक है, अब आइए देखिए हमारे पास मैंने क्या लिखा कि जब भी आप थर्मल स्टेबिलिटी की प्रिडिक्शन करेंगे, इधर देखें आप, जहां मैं लिख रहा हूं इधर देखिएगा, प्रिडिक्शन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। जब कभी भी आप थर्मल स्टेबिलिटी की प्रिडिक्शन करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी की आप करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। जब आप थर्मल स्टेबिलिटी की प्रिडिक्शन करने के लिए जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी की प्रिडिक्शन जब आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे वहां पर एनाइन। क्या नोटिस करेंगे? एनाइन नोटिस करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर वो क्वेश्चन पूछता है भाई थर्मल स्टेबिलिटी बता दो, तो आपने कैटाइन को नोटिस नहीं करना। जबकि हीट ऑफ हाइड्रेशन में मैंने आपको सिखाया था कैटाइन नोटिस करना है। आपने कैटाइन नोटिस करना है, तो नोटिस करना है आपने एनाइन। अच्छा, अब आइए एनाइन का क्या माजरा है? इन द केस ऑफ मोनो एटॉमिक एनाइन, आपकी जिंदगी आसान कर दी मैंने। क्या मतलब कि भाई अगर फर्ज करें मेटल्स के साथ H लगा हुआ है तो हाइड्राइड बनाएगा, O लगा हुआ है ऑक्साइड बनाएगा, S लगा हुआ है सल्फाइड बनाएगा, N लगा हुआ है नाइट्राइड बनाएगा, X लगा हुआ है हालाइड बनाएगा। ये जितने एनाइन हैं, नेगेटिव आइन एनाइन, जितने एनाइन हैं ये सब मोनो एटॉमिक है। मैं सही कह रहा हूं? इसमें एक ही एटम है। ठीक है, नेचर ऑफ एटम एक ही है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ सल्फर है, इसमें सिर्फ फास्फोरस है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, इसमें सिर्फ एक्स हैलोजन। ये मोनो एटॉमिक एनाइन है। तो याद रखना मोनो एटॉमिक एनाइन में थर्मल स्टेबिलिटी
डिक्रीज होती है। मोनो एटॉमिक आयन में थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी अगर आपके पास मोनो एटॉमिक आयन है। मतलब अगर मैं पूछूं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, तो यहां पर सबसे स्टेबल ये होगा, इसकी स्टेबल, ये स्टेबल होगा बहुत ज्यादा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्यों सर, आपने ये कैसे प्रिडिक्ट किया? क्या आपने मेटल को देख के प्रिडिक्ट किया? नहीं, आपने ये देखा अच्छा ये मोनो एटॉमिक है। अगर मोनो एटॉमिक साथ लगा हुआ है तो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आप अगर जाते हैं मोनो एटॉमिक में, ऊपर से नीचे की जानिब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम मोनो एटॉमिक में, तो याद रखिए कि फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। ये स्टेबिलिटी डिक्रीज, देखिए आपके लिए मसला हल कर दिया मैंने, ठीक है, कितना जबरदस्त मसला हल कर दिया। जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों? क्योंकि आपने चेक कर लिया अच्छा मोनो एटॉमिक है। अगर मोनो एटॉमिक है तो किसी भी ग्रुप का जो ट्रेंड होगा वो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी इन द केस ऑफ मोनो एटॉमिक। कोई भी मोनो एटॉमिक लिया है, पी फास्फोरस लिया है, नाइट्रोजन लिया है, सल्फर लिया है, ऑक्सीजन, ये सब मोनो एटॉमिक। इतनी डिटेल में तो पूछेगा भी नहीं, या तो हाइड्राइड पूछ लेगा या हैलाइड पूछ लेगा। मैंने आपको ये डिटेल दे दी पूरी, ठीक है। अगर मोनो एटॉमिक है तो ट्रेंड उल्टा होगा, ट्रेंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर मैं कंपैरिजन पर जाऊं, ये देखो जहां मैं लिख रहा हूं वो देखो, इधर मत देखना अभी। कंपैरिजन, सर कंपैरिजन क्या होगा 1A और 2A में? तो याद रखना 1A की थर्मल स्टेबिलिटी 2A से हमेशा ज्यादा होगी। 1A की थर्मल स्टेबिलिटी पे बात की है मैंने, 1A की थर्मल स्टेबिलिटी 2A से ज्यादा होगी। अगर फर्ज करो वो कंपेयर कर ले, लिथियम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है थर्मल स्टेबिलिटी या बेरियम हाइड्राइड की, तो आप कहेंगे लिथियम 1A ग्रुप की थर्मल स्टेबिलिटी। ये याद रखनी है बातें, आप पूरे ट्रेंड्स थोड़ी याद कर सकोगे। आप ऑक्साइड के ट्रेंड्स याद करने बैठ गए, सल्फाइड के ट्रेंड्स याद करने बैठ गए, फास्फोरस के ट्रेंड याद करने बैठ गए, नाइट्राइड के ट्रेंड याद करने बैठ गए, हैलाइड के ट्रेंड नहीं। मेरा शॉर्टकट याद रखो बस, मोनो एटॉमिक है भाई, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। मोनो एटॉमिक अगर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मोनो एटॉमिक अगर है तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब जरा मैं चेक करता हूं, आंसर दें। लिथियम हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या सीजियम हाइड्राइड की? जी, मैं यहां पे क्या लगाऊं? थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है बेटा, तो मैं यहां पे क्या लगाऊं? ग्रेटर देन लगाऊं या लेस देन लगाऊं? जी सर देखिएगा बच्चे कुछ आंसर देंगे। ग्रेटर देन लगाऊं, बिल्कुल सही, ग्रेटर देन लगाऊं। अब अगर मैं पूछूं लिथियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड में क्या रिलेशन? जी इसमें भी ग्रेटर का रिलेशन होगा, ये वाली बात, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड केस पे, केस नंबर 2। अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, जैसे इसमें फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, फॉस्फेट कहलाता है, ये कार्बोनेट कहलाता है, सल्फेट कहलाता है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है देखें, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी उल्टी है, यानी इसमें थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनाइन। अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक एनाइन है तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये देखिए आप, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट,
रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। तो इन दिस केस हम कहेंगे कि सीजियम कार्बोनेट की लिथियम कार्बोनेट से, सीजियम कार्बोनेट की लिथियम कार्बोनेट से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये प्रिडिक्शन बच्चों मैंने कैसे की? बच्चों ये प्रिडिक्शन मैंने कैसे कर ली? ये प्रिडिक्शन मैंने की ऑन द बिहाफ ऑफ एनाइन। एनाइन के बिहाफ पर मैंने ये प्रिडिक्शन करी। और ये वाली प्रिडिक्शन मैंने कैसे की? ऑन द बिहाफ ऑफ मोनो एटॉमिक एनाइन। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सोडियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी कैल्शियम कार्बोनेट से ज्यादा होगी। क्या ख्याल है, आप मेरी इस बात से कन्विंस हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ज्यादा होगी? होगी ना बेटा, ज्यादा। इस तरह हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की जो थर्मल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि थर्मल, चले ये तो लिखें आप, ये बात तो मैं कर चुका था यहां पर, ये देखें ये बात मैं कर चुका था। चले जल्दी से लिखें, फटाफट लिखें, कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? जी, डाउन द ग्रुप इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा और इन द केस ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा। बस ये जहन में रखना है आपने। और अगर आप 1A और 2A ग्रुप को कंपेयर करते हैं आपस में तो 1A ग्रुप की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सिद्रा आप जो क्वेश्चन कर रही हैं कंफ्यूज ना हो बेटा, जो ट्रिक मैंने दी है उसको आप फॉलो कर लीजिए। जो ट्रिक मैंने दी है बेटा उसको फॉलो कर लीजिए, आपका फायदा रहेगा, यकीन करें। आप अगर खुद कंफ्यूज होना चाह रही हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जो मैं ट्रिक दे रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, हमेशा बेटा मैं पॉली एटॉमिक में भी यही केस है। अभी तो बेटा आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पॉली एटॉमिक ही है ना, सोडियम कार्बोनेट। एक बच्चे का क्वेश्चन है पॉली एटॉमिक 1A ग्रुप का ज्यादा होगा 2A, अभी लिखा तो है बेटा, लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है मैंने, देखे बोर्ड पे तो देखे, 2 बार लिखा है। चले जल्दी से करें, ठीक है। और एक काम करिएगा, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया था उसको रिवाइज करें। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से रिवाइज करें उसे।
अच्छा बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लास में हम लोग अब सिलेक्टेड टॉपिक्स कुछ कर रहे हैं जो यूएचएस में आ सकते हैं। एक और सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है जो मैं आपको कराऊंगा बेटा, सिलेक्टेड टॉपिक बस वो आप कर लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप अगर देखें सिलेक्टेड टॉपिक्स में तो हमारे पास अगर आपको याद हो, बल्कि मैंने तो डिस्कस किया है अभी आपसे कि चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस किए थे। अब हमारे पास सिंध बोर्ड में तो नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है टू बी ऑन सेफ साइड। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट coordination number in complex compounds। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन टू बी ऑन सेफ साइड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई? अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आपकी पूरी नजर लीगेंड्स पे होनी चाहिए। आप अगर याद करें, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं तो बच्चों, मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि जो लीगेंड्स होते हैं हम उनकी क्लासिफिकेशन दो तरीकों से करते हैं। आप याद करें, मैं याद भी दिला देता हूं आपको, एक दफा और बता देता हूं। लीगेंड्स की अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो दो तरीकों से हम लीगेंड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है हमारे पास लीगेंड्स की जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, वो है टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास यूएचएस का सिलेक्टेड टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ लीगेंड जब हम कर रहे थे, आपको याद होगा हमने 3 टाइप्स पर बात की थी और तीसरी टाइप को कहा था कि ये बहुत रेयर है। अच्छा, 3 टाइप्स पे जो हमने बात की थी उसमें न्यूट्रल लीगेंड्स था, ठीक है, उसमें आपके पास नेगेटिव लीगेंड था और उसमें आपके पास पॉजिटिव लीगेंड था। पॉजिटिव लीगेंड, नेगेटिव लीगेंड एंड न्यूट्रल लीगेंड। अच्छा, यहां पर जो हमने बात की थी वो बात की थी डेंटिसिटी पर। डेंटिसिटी पे हमने बात की थी। तो डेंटिसिटी पे जब हमने बात की थी तो डेंटिसिटी पे हमने ये कहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी? द एबिलिटी ऑफ लीगेंड्स to donate electrons or lone pair electrons to the central metal. The ability of ligands to donate electrons or lone pair electrons to the central metal, हमने ये बात की थी। सेंट्रल मेटल को लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या लोन पेयर डोनेट करते हैं, न्यूट्रल ज्यादातर लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेंटिसिटी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का ट्रिक क्या है? देखिए, बहुत आसान ट्रिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, आप देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, तो आप कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? तो आप इसमें नोटिस करें नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड्स।
समझाता हूं मैं क्या मतलब है मेरा कहने का। डेंसिटी ऑफ लीगेंड से आप इसे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी आपके पास ये हो गया, देखो ये इस पे हम अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो बच्चों हम इस पर, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी। मैं एग्जाम्पल से और अच्छा समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। जैसे फर्ज कीजिए मेरे पास K4 है, FeCN6 ये है मेरे पास, ठीक है। अब वो नेमिंग करने तो मुझे कह नहीं रहा, वो कह रहा है भाई नेमिंग नहीं करो, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दो। बहुत सिंपल, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना है तो हमें थोड़ी सी डेंसिटी का आइडिया होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि साइनाइड, एक साइनाइड के पास -1 होता है। हम सब जानते हैं Cl के पास -1 होता है। हम सब जानते हैं कार्बोनेट के पास -2 होता है। हम सब जानते हैं नाइट्रेट के पास -1 होता है। ये हमारी बुक में, यही तो इसकी डेंसिटी है। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दैट इज डेंसिटी इसकी 1 हो गई। कार्बोनेट कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी डेंसिटी 2 हो गई। नाइट्रेट कितने इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी डेंसिटी 1, ठीक है, इसकी डेंसिटी 1, इसकी डेंसिटी 1। तो अब आपने देखा नंबर ऑफ लीगेंड, यहां पर लीगेंड है साइनाइड, ये लीगेंड है। अब लीगेंड पहचानना तो आता है हमें, ये लीगेंड है साइनाइड। अब साइनाइड कितना है, 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहा हूं, नंबर ऑफ लीगेंड 6 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ लीगेंड 6 है। डेंसिटी साइनाइड की मैं जानता हूं -1 है, तो एक साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो इस पूरे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आ गया 6। इस पूरे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसी तरीके से मेरे बच्चों, अगर यहां पर हो K4 भी नहीं हो, अच्छा हमें K4 से कोई मतलब नहीं, आयरन से कोई, हमसे वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा। फर्ज करो ये दिया हुआ निकेल, ठीक है, EN4 दिया हुआ, EN4 दिया हुआ, तो मुझे पता है EN, मैंने आपको पढ़ाया था, फिर पढ़ा देता हूं, इथाइलिन डायामाइन CH2CH2NH तो बेटा ये लोन पेयर है ना इसमें, ये देखो। तो अगर ये मेटल को लोन पेयर देते हैं तो कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, 2 करेंगे ना, तो En की डेंसिटी हो गई 2 और En है यहां पे कितना 4। तो अगर मैं En का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो नंबर ऑफ लीगेंड En कितना है 4 है, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लीगेंड 2 है इसकी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8। कोई हमें सलूकार नहीं निकेल से, निकेल विकेल से कोई सलूकार नहीं। फिर आ जाएं, अगर अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, सर अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो, भाई एक से ज्यादा लिगेंड भी तो हो सकते हैं। जैसे फर्ज करें आयरन, ठीक है, और कार्बोनेट 3, फिर NH3 2, फिर Cl भी लगा दो, ये दिया है उसने, और कहा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दें। भाई क्या निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत आसान, देखो आओ देखते हैं। इन सबके वैल्यू को आपस में हमें प्लस करना है, गौर से देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले बात करते हैं कार्बोनेट, भाई 3 लिगेंड्स है ना भाई, नेम ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, सॉरी 3 लिगेंड्स हैं, तो तीनों लिगेंड्स की ये वैल्यू निकालो और आपस में प्लस कर दो। मिसाल के तौर पर देखो कार्बोनेट
सर जरा देखिएगा, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कार्बोनेट की डेंसिटी क्या होगी? कार्बोनेट की डेंसिटी क्या होगी? कार्बोनेट की 2 होगी, बिल्कुल सही, 2 होगी, शाबाश। कार्बोनेट की डेंसिटी 2 होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार्बोनेट की डेंसिटी होगी 2। तो अगर मैं कार्बोनेट निकालता हूं तो मैं कार्बोनेट के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं, क्योंकि देखो ये 3 है, नंबर ऑफ लिगेंड 3 है और डेंसिटी क्या है? 2 है। कार्बोनेट निमट गया। अब क्या बारी है अमोनिया की। अमोनिया की डेंसिटी कितनी होती है? 1। इसकी अमोनिया NH3, एक लोन पेयर होता है अमोनिया में, तो अमोनिया की डेंसिटी होती है 1। तो मैं करूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस सारे लीगेंड की ये जो वैल्यूज हैं, भले 10 लीगेंड दे दे मुझे, हर लीगेंड की वैल्यू को ये इस तरह निकालो और आपस में प्लस कर दो, ठीक है। Cl हमें पता है 1 होता है और है भी कितना? 1। Cl यहां पे तादाद भी 1 है और होता भी 1। तो क्या आया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो कितना आ गए भाई? 7 8 9। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 आ गया इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ मेरे बच्चों, कैसा जबरदस्त ट्रिक है ना, अगर ये याद है, ठीक है। आया बच्चों समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सही है, 9 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सच सच बताओ, पहले किस किस को आता था ये? थैंक यू बेटा मारिया, थैंक यू। जी 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 जी, मेजॉरिटी स्टूडेंट नहीं करते। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग चीज है ना बेटा। ये एक बच्चे का सवाल है, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग मामला है। ऑक्सीडेशन नंबर का मामला तो अलग है ना बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मामला अलग है भाई। अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर, मेरे पास ये हो निकेल, ठीक है, और निकेल के साथ मेरे पास हो NH3 हो, सही है, और यहां पर सल्फेट हो, सल्फेट हो, और ये 3 हो, ठीक है, और इस तरह इस पर चार्ज हो +2। तो इस चार्ज से कोई सलूकार है हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए चार्ज से कोई मामला है? चार्ज का नहीं, कोई मामला नहीं। हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके तहत निकालना है। निकाले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका आप लोग कैलकुलेट करें, क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? बताएं कोऑर्डिनेशन नंबर। सर हमारे पास कितना वक्त है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर सर क्या बता रहे हैं बच्चे, देखें। हाँ नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बता रहे हैं बच्चे, मैसेज। अच्छा देखो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, पहले इसकी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने? 2 मल्टीप्लाइड बाय ये अमोनिया जो है
ये कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? एक, तो इसकी डेंसिटी हो गई 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओ सॉरी 2 into 1, ठीक है, प्लस सल्फेट की डेंसिटी होती है 2, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, तो Cn इज इक्वल टू 2 1 2, 3 2 6, तो Cn क्या आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। सर 8 है, बच्चों ने 8 बताया, सर बच्चों ने 8 बताया, शाबाश, वेल डन, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त, रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट। बेटा ताली एक हाथ से नहीं बजती, पढ़ाने वाला भी अच्छा हो, पढ़ने वाला भी अच्छा हो, तो बेटा ये दोनों हाथ से ताली बजती है, तो रियली एप्रिशिएटेड, शाबाश बेटा, ठीक है। हाँ +2 जो दिया हुआ है, मैंने अभी कहा ना बेटा, इस +2 से हमें कोई सलूकार नहीं। हाँ जब नेमिंग करेंगे तो +2 का ख्याल रखेंगे। मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जा रहा है तो मेरी आई इस फॉर्मूले पे होगी। अगर मुझसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है तो मेरी आई इस फॉर्मूले पे होगी, ठीक है, मुझे ये देख रहा हूं। चले बस यहीं तक रखते हैं बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। टेस्ट होगा अभी ना, ठीक है, अल्लाह हाफिज।